लेक्चर 31 घटिया इल्जाम। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। रणविजय एक्सरसाइज करके जब रूम में आता है, वैसे ही उसकी नजर फर्श पर बैठकर अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही आयशा पर जाती है। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई। रणविजय की आवाज सुनकर आयशा अपना चेहरा ऊपर करके उसकी तरफ देखती है। रणविजय का सीरियस फेस देखकर आयशा डर से कांपने लगती है। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कम हियर। रणविजय की एक ही आवाज सुनकर आयशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय आयशा को अपनी अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछता है, कल उस होटल रूम में तुमने उन आदमियों के साथ क्या किया? आयशा रणविजय की बात सुनकर रोते हुए बोली, मैंने उन आदमियों के साथ कुछ नहीं किया, वो लोग ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। रणविजय कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। आयशा रोते हुए रणविजय को बताता देती है, कल उस होटल रूम में उसके साथ क्या हुआ। रणविजय अचानक ही आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डू यू थिंक आई एम अ फूल? आयशा ना में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा के गाल छोड़कर उसके राइट हैंड को उसकी पीठ के पीछे लगाकर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मेरे छीने से प्रॉब्लम है, और वहाँ उस होटल रूम में उन आदमियों के साथ पैसों के लिए सब कुछ करने को रेडी थी। आयशा रणविजय के इल्जाम सुनकर रोते हुए बोली, रणविजय जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं वहाँ कुछ गलत नहीं कर रही थी, मैं तो बस आपके पैसे वापस करने के लिए वहाँ वेटर की जॉब करने गई थी। वो आदमी मेरे साथ बदतमीजी करने लगेंगे तो इसमें मेरी क्या लगती है? रणविजय आयशा के हाथ को और कसकर पड़ते हुए गुस्से में दांत भींचकर बोला, मैंने तुम्हें 50 करोड़ में खरीदा, मेरे करीब आने में तुम्हें तकलीफ होती है, और कल होटल में उन 6 आदमियों के पैसों के लिए बस्तर गर्म करने के लिए रेडी हो गई थी। क्यों? आयशा रणविजय के घटिया इल्जाम सुनकर बोली, आप जैसा मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। रणविजय घाइन भरी नजरों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अब मुझे समझ आ गया है क्यों तुम मेरा बस्तर गर्म नहीं करना चाहती, और क्यों तुम उस 6 आदमियों का बस्तर एक साथ गर्म करने को तैयार हो गई थी। क्योंकि मैंने पैसे तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे अंकल आंटी चाचा चाची को दिए, इसलिए तुम मेरा बस्तर गर्म करने में नाटक कर रही हो, और उन 6 आदमियों ने तुम्हारे हाथ में पैसा दिया, इसलिए तुम उसका बस्तर गर्म करने के लिए रेडी हो गई। आयशा अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से में बोली, आप बहुत घटिया इंसान हो, आप जैसे खुद हो वैसा ही सबको समझते हो, जैसा आप मेरे बारे बोल रहे हो, मैं वैसी घटिया लड़की नहीं हूँ। अचानक ही रूम का टेम्परेचर गिर जाता है। रणविजय के आसपास की चीज अंधेरे में चली है। रणविजय खतरनाक आवाज में आयशा से पूछता है, अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म की शर्ट की जेब में नोटों की गड्डियां क्या कर रही थी? क्योंकि तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो फिर वो नोटों की गड्डियां तुम्हारे पास कहां से आए? आयशा रणविजय को बताती है, वो उसको उन लोगों ने अपनी सिगरेट जलने पर और गिलास में वाइन करने के लिए दिए थे। रणविजय आयशा का हाथ छोड़कर उसकी गर्दन पकड़कर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तुमने क्या मुझे स्टूपिड समझा है? तुम जैसी पैसों की लालची लड़की कुछ भी कर सकती है, ना जाने तुम आज से पहले पैसों के लिए कितने ही मर्द के बस्तर गर्म कर चुकी हो। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसकी चेस्ट पर मुक्के मारने लगती है। आयशा की आंखों से लगातार आंसू बहा रहे थे। रणविजय गुस्से में आयशा को बेड पर धकेलकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम्हें अंकल आंटी चाचा चाची से जब मैंने तुम्हें खरीद था तो मुझे बताया गया था तुम वजन है, पर तुम्हारी कल की हरकत के बाद मुझे डाउट हो रहा है, तुम वजन हो भी या नहीं। अब तुम्हारा वजनिटी टेस्ट होगा, अगर तुम वजन नहीं निकली तो तुम्हें तो मैं जिंदा जमीन में दफन ही दूंगा, और तुम्हारे परिवार को भी जिंदा जला दूंगा। तुम रणविजय अग्निहोत्री को अभी जानते नहीं हो। आयशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाने वाली। रणविजय बेड पर एक पैर रखकर आयशा के ऊपर हल्का सा झुककर अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आयशा रणविजय को देखकर गुस्से में बोली, मैं आपके साथ कोई टेस्ट करवाने नहीं जाऊंगी। रणविजय जो इस वक्त बहुत गुस्से में था, वो आयशा से गुस्से में दांत भींचकर बोला, तो फिर ठीक है, मैं खुद तुम्हारा वजनिटी टेस्ट अपने तरीके से करूंगा। और उसके बाद रणविजय आयशा के ऊपर आ जाता है और आयशा के कान में अपनी गर्म सांस छोड़कर कुछ बोलता है। आयशा रणविजय की बात सुनकर डर जाती है और रोते हुए बोली, मैं आपके साथ टेस्ट के लिए चलने को तैयार हूँ। रणविजय आयशा के कान में बड़ी ही खतरनाक आवाज में बोला, अच्छा हुआ बटरफ्लाई तुम हॉस्पिटल में चलकर वजनिटी टेस्ट करवाने के लिए मान गई, वरना मैं अपने तरीके से चेक करता, तो अगर तुम वजन हो तो तुम उसको 1 महीने से पहले ही खो देती। आयशा रोते हुए रणविजय से बोली, आपको पापा लगेगा, मुझ जैसी मासूम को परेशान करने के लिए।
रणविजय आयशा के ऊपर से उठाकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कोल्ड वॉइस बोला, रणविजय अग्निहोत्री किससे नहीं डरता, समझी। फिर रणविजय बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। आयशा गुस्से में बेड से खड़ी होती है और बालकनी में जाकर आसमान को देखते हुए चिल्ला को बोली, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी कि अपने मुझसे मेरे पापा छीन लिए? आज आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं किसका पालतू पेट बनकर रह गई हूँ। आयशा वही बैठकर रोने लगती है। वही 1 घंटे बाद रणविजय और आयशा शावर लेकर रेडी हो चुके थे। रणविजय ने बिजनेस सूट पहन था और रणविजय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था और आयशा ने पीच कलर की फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी जो घुटनों से नीचे तक की थी और आयशा के बाल खुले थे। आयशा इस वक्त बल्कि खूबसूरत लग रही थी। आयशा की नेचुरल ब्यूटी उसको सबसे खूबसूरत बनती थी। रणविजय और आयशा बिना ब्रेकफास्ट के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रणविजय अपने फोन में बिजी था, वही आयशा विंडो से बाहर देख रही थी। आयशा का चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। आयशा को ये टेस्ट नहीं करवाना था, ये टेस्ट उसके करैक्टर के ऊपर सवाल था, पर आयशा मजबूर थी। अगर वो ये टेस्ट नहीं करवाती, फिर रणविजय उसके साथ क्या करता, ये तो आप ही जानते हैं। रणविजय जो अपने फोन में मेल चेक कर रहा था, वो बिना आयशा की तरफ देखे कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अगर तुम वजन नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बताऊंगा रणविजय अग्निहोत्री से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। आयशा रणविजय को देखते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसको अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, तुम्हारी माफ चाहिए किसे, तुम्हारी औकात क्या है? आयशा रणविजय की बात सुनकर सिर झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, तभी आप सब मेरे साथ जाती कर रहे हो। फिर आयशा दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। आयशा का एटीट्यूड देखकर रणविजय को गुस्से आ जाता है और वो ड्राइवर से कोल्ड वॉइस में बोला, पार्टीशन ऑन करो। ड्राइवर रणविजय की गुस्से भरी आवाज सुनकर कार में फटाफट पार्टीशन ऑन कर देता है और उसके बाद रणविजय आयशा के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर बाइट करने लगता है। ये सब इतनी अचानक हुआ कि आयशा को कुछ समझ ही नहीं आया। जब 32 जंगल बिल्ली सिटी हॉस्पिटल में रणविजय और आयशा एक फीमेल डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। वो फीमेल डॉक्टर आयशा के होंठों को अजीब सी नजरों से देख रही थी। वो डॉक्टर आयशा के सूजे और कुतरते हुए होंठ को देखते हुए पूछती है, ये आपके होंठों को क्या हुआ है? आयशा गुस्से में रणविजय की तरफ देखती है। वही रणविजय उस डॉक्टर से कोल्ड वॉइस में बोला, आई हैव कम हियर टू गेट दिस गर्ल्स वर्जिनिटी टेस्ट डन, सो डू दैट। डॉक्टर रणविजय की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और फिर आयशा को अपने साथ अपने कैबिन के अंदर मौजूद एक रूम में लेकर जाती है और रणविजय अपने फोन में मेल चेक करने लगता है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज में सीनियर अग्निहोत्री रणविजय का दादा अपने कैबिन में बैठे थे। तभी उनके कैबिन के डोर पर कोई नोक करता है। सीनियर अग्निहोत्री अपनी रौबदार आवाज में कॉमेंट बोलते हैं। कैबिन का डोर खुलता है और रणविजय के डैड धनराज गुस्से में अंदर आते हैं और अपने पति के सामने खड़े होकर गुस्से में बोले, जब आपको रणविजय को ही कंपनी का सीईओ बना है तो फिर ये कंपटीशन का नाटक ही क्यों रखा? मुंह उठाकर ले देते ये अपने लाडले को। सीनियर अग्निहोत्री अपने बेटे को गुस्से से घूरते हुए रौबदार आवाज में बोले, हम तुम्हारी तरह पार्शियल बाप नहीं है जो अपनी एक ही औलाद पर प्यार लूटता है और बाकी की औलाद को यूं ही छोड़ देता है। और भूलो मत हम तुम्हारे बाप हैं, तो तमीज में रहकर बात करना, वरना तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। धनराज अपने पिता की बात सुनकर गुस्से में बोले, मैं भी देखता हूँ आप रणविजय को कैसे सीईओ बनाते हैं। सीनियर अग्निहोत्री गहरी सांस लेकर बोले, अगर ये लगन तुम अपने काम में दिखाओगे तो शायद तुम सीईओ बन जाओ। धनराज गुस्से में वहां से निकल जाता है। सीनियर अग्निहोत्री टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पीते हैं। तभी उनका छोटा बेटा चिराग भी गुस्से में दनदनाते हुए उनके कैबिन में आकर गुस्से में बोला, आपको पता भी इस कंपनी में क्या चल रहा है? सीनियर अग्निहोत्री अपने छोटे बेटे की बात सुनकर रौबदार आवाज में पूछते हैं, क्या चल रहा है? चिराग गुस्से में दांत भींचकर बोला, धनराज भैया ने मैनेजर से मुझे पैसे देने के लिए मान कर दिया। सीनियर अग्निहोत्री चिराग को गुस्से से घूरते हुए बोले, वो धनराज नहीं, बिल्कुल मैंने मैनेजर को तुम्हें पैसे देने से मना किया था। तुम्हारे गैम्बलिंग के शौक के कंपनी के नहीं है, तो अपने शौक अपने पैसों से पूरे करो। चिराग अपने पिता को गुस्से में देखते हुए बोला, आप हमेशा से धनराज भैया और उनके बच्चों को ही प्यार करते हो, मैं और मेरा बेटा आपके लिए कुछ भी नहीं है। चिराग अपनी बात बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। सीनियर अग्निहोत्री विश्वास अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। सीनियर अग्निहोत्री अपने आप से बोले, मेरे दोनों बेटों को बस अपनी अपनी पड़ी है, इन दोनों में से किसको कंपनी की फिक्र नहीं है?
अगर ये दोनों जिम्मेदार होते तो मुझे कंपनी को संभालना नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में आयशा का टेस्ट हो चुका था। रिपोर्ट आने का वेट था। रणविजय और आयशा अभी भी डॉक्टर के कैबिन में ही थे। आयशा अपना चेहरा अपनी हाथों की हथेलियों में छुपा कर रो रही थी। रणविजय आयशा को सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, अगर तुम वजन नहीं हुई तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आयशा रणविजय की बात सुनकर भी वैसे ही रोती रहती है। कुछ एक घंटे बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती हैं और रणविजय को देते हुए बोली, सर रिपोर्ट नेगेटिव है। रणविजय खुद रिपोर्ट को पढ़ता है। रिपोर्ट पढ़कर रणविजय के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। रणविजय आयशा के कान के करीब आकर डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम बच गई, अब तैयार रहना क्योंकि तुम्हारी वर्जिनिटी बस चंद दिनों की मेहमान है। मैं तुमसे तुम्हारी वर्जिनिटी छीन लूंगा। रणविजय की बात सुनकर आयशा फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर को आयशा पर बहुत तारस आ रहा था, पर रणविजय को कुछ भी पूछकर नाराज नहीं करना चाहती थी। रणविजय आयशा के बाल पर किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, इट्स टाइम टू गो होम। रणविजय आयशा को अपनी गोद में फेस ही उठा लेता है और हॉस्पिटल से अपने विला के लिए निकल जाता है। रणविजय और आयशा कार में बैठे हुए थे। आयशा अभी भी अपने चेहरे को हाथ की हथेलियों से कवर करके रो रही थी। आयशा को ये वर्जिनिटी टेस्ट बहुत बुरा लगा। आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई उठाई गिरी लड़की है जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। रणविजय आयशा को अचानक ही अपनी गोद में बैठ लेता है। रणविजय के इस एक्शन से आयशा बुरी तरह से डर जाती है और अपने चेहरे से हाथ हटाकर रणविजय को अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, मैं आपके पैसे लौटाने की पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। रणविजय आयशा के राइट उभार को अपने कब्जे में लेकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट, आई नो व्हाट यू आर। रणविजय आयशा के साथ मनमानी करने लगता है। आयशा गुस्से में रणविजय के हाथ में जोर से बाइट कर लेती है। आयशा ने पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ रणविजय के हाथ पर बाइट किया था कि रणविजय के हाथ में से खून निकलने लगा, पर रणविजय ने आयशा का उभार नहीं छोड़ा। रणविजय आयशा अपनी गुस्से से लाल आंखों को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, जंगली बिल्ली बनने का बहुत शौक है। फिर रणविजय आयशा को सेट पर लेटकर उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है। आयशा बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, अपने पैर पटकने लगती है, पर रणविजय आयशा को नहीं छोड़ता। हॉस्पिटल से विला तक के रास्ते में रणविजय आयशा को किस और बाइट ही करता आया था। वही कुछ दोपहर के 2 बज रहे थे। धूप अपने चरम पर थी। वही रणविजय के विला में एक कार एंटर करती है। उस कार से एक लड़की येलो कलर की वन पीस ड्रेस पहनकर उतरती है। वो लड़की अपने हाथ में हैंडबैग लेकर बड़े घनघट में चलते हुए विला के अंदर जाती है। वो लड़की जैसे ही लिविंग हॉल में पहुंचती है तो उसकी नजर सबसे पहले किंग काउच पर राजा की तरह पैर पर पैर रखकर बैठे रणविजय पर पड़ती है, जो एक फाइल रेडी कर रहा था। वो लड़की रणविजय को देखा है भरती है। वो लड़की रणविजय के पास आकर ग्रीट करके बोली, हेलो मिस्टर अग्निहोत्री। रणविजय अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए रणविजय को कार्ड देते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे पता है आप बहुत बिजी इंसान हैं, पर अगर आप फिर भी मेरे मोम डैड की मैरिज के एनिवर्सरी में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रणविजय उस लड़की को सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मिस चौहान, अगली बार मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना, वरना उठकर फिनकवा दूंगा, समझी। सिद्धि, जो अपने मोम डैड की मैरिज एनिवर्सरी इनविटेशन देने के बहाने से रणविजय के साथ नजदीकियां बढ़ने आई थी। रणविजय सिद्धि से कोल्ड वॉइस में बोला, इनविटेशन कार्ड रखो और यहाँ से जाओ। रणविजय की बात सुनकर सिद्धि को बहुत इंसल्ट महसूस होती है और वो इनविटेशन कार्ड रखो कर जा ही रही थी कि उसकी नजर कोने में पड़ती है और सिद्धि के होठों पर एविल स्माइल आ जाती है। सिद्धि आयशा को घुटनों के बल कान पकड़कर बैठे देती है। सिद्धि मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। वही आयशा जो आंखें बंद करके कब से रो रही थी, पर रणविजय के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। 33 क्रूएल रणविजय। शाम के 6 बजे रहे थे। निखिल और प्रतीक ऑफिस के बाद सीधे रणविजय से मिलने उसके विला आए थे। वो लोग जैसे ही लिविंग हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की नजर आयशा पर पड़ती है। प्रतीक तो आयशा को देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, इस लड़की के साथ रणविजय बिल्कुल सही करता है। प्रतीक अपनी बात बोलकर काउच पर जाकर बैठ जाता है। निखिल आयशा और उसके पास बेटे रोली को आंसू बहाते हुए देखता है। आयशा का तो पूरा चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था, आंखें भी सूज चुकी थी और पूरा चेहरा आंसुओं से भींग हुआ था। निखिल के दिल में लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, उससे लड़कियों को रोता हुआ देखा नहीं जाता था। निखिल आयशा के पास आकर सबसे पहले उसको खड़ा करता है और लाकर काउच पर बैठकर उसके आंसू पूछकर पूछता है,
तुम ठीक हो ना? आयशा निखिल का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी दादी के पास जाना है। निखिल आयशा से प्यार से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं रणविजय से बात करूंगा। निखिल एक सर्वेंट से आयशा के लिए जूस लेने के लिए बोलता है। सर्वेंट आयशा के लिए जूस लेकर आता है। निखिल आयशा को जूस का गिलास देकर बोला, आयशा तुम जूस पियो। प्रतीक निखिल को आयशा की केयर करते देखकर बोला, साले दूसरों की औरत की तुझे बड़ी फिक्र हो रही है, और तेरी वो गर्लफ्रेंड नंबर 6 जिसका तू फोन नहीं उठा रहा, वो मुझे फोन मैसेज करके परेशान कर रही है। तू दूसरों की औरतों की केयर छोड़ और अपनी वालियों को संभल। निखिल प्रतीक से गुस्से में बोला, तुम दोनों की यही हरकतें रही ना तो बस लड़कियां तुम्हारे बस्तर तक ही आएगी, तुम्हारे दिल में कोई लड़की नहीं आना चाहेगी, जालिम कहीं के। निखिल रोली को फर्श से उठाकर प्रतीक से बोला, तुम दोनों लड़के बहुत पत्थर दिल हो, लड़कियों से कैसे डील करते हैं तुम्हें आता ही नहीं है, डेविल कहीं के। तभी निखिल के कानों में एक खतरनाक आवाज पड़ती है, यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग सर्विंग अदर वुमेन वेरी मच। निखिल सलाइवा गटकते हुए पीछे की तरफ घूमता है और रणविजय को ब्लैक पैंट और शर्ट में देखता है। निखिल रोली को आयशा को सौंपकर रणविजय को दांत दिखाते हुए बोला, यार ऐसी बात नहीं है, मुझे दूसरों की औरत की सेवा करने की कोई मजा नहीं आता, और न ही मुझे कोई है दूसरों की औरत की सेवा करने का। मुझे तो बस इस बच्ची के लिए बुरा लगता है, बेचारी के माँ बाप नहीं है, चाचा चाची ने भी इसको बच दिया, इसको अगर दुख दर्द होगा तो ये बेचारी किसके साथ शेयर करेगी, इसका तो कोई अपना है ही नहीं। रणविजय सीढ़ियों से नीचे आते हुए निखिल को अपनी सर्द आंखों से घूरता है। रणविजय का एक्सप्रेस लास्ट फेस देखकर निखिल अपने मन में बोला, ये रणविजय क्या सोच रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। रणविजय निखिल के सामने खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, ऐसा तो नहीं, ये लड़की मेरी पीठ पीछे तुझे सिड्यूस कर रही है और इसलिए तू उसका इतना साथ दे रहा है। रणविजय की बात सुनकर निखिल हैरानी हो जाता है। निखिल रणविजय से बोला, यार तू सोच भी कैसे सकता है, तेरी लेडी पर मैं गंदी नजर रखूंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आयशा तुम्हारी लेडी है। रणविजय निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की की शक्ल पर मत जाओ, ये लोमड़ी है। फिर रणविजय आयशा को देखकर सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम यहाँ क्या बैठी हो, जैसे कान पकड़कर खड़ी थी वैसे ही खड़ी हो जाओ, वरना इस खरगोश की बिरयानी बन जाएंगी। आयशा जो रणविजय से पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो फटाफट उस कोने में जाकर घुटनों के बल कान पकड़कर बैठ जाती है। निखिल को आयशा को ऐसा देखकर जर भी अच्छा नहीं लगा रहा था, पर रणविजय उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकता था। रणविजय एक सर्वेंट से वाइन लाने को बोलता है। कुछ देर बाद सर्वेंट टेबल पर वाइन की बोतल, गिलास, आइस और स्नैक लाकर रख देता है। तीनों दोस्त ड्रिंक करने लगते हैं। ये तीनों दोस्तों का डेली का रूटीन था। ऑफिस के बाद तीनों दोस्त ड्रिंक करने बाहर जाते थे, पर जब से आयशा आए हैं तो रणविजय ने रात को बाहर जाना बंद कर दिया है, इसलिए तीनों दोस्त रणविजय के विला में ही ड्रिंक करते हैं। प्रतीक वाइन पीते हुए आयशा की तरफ देखकर बोला, रणविजय एक बात बताओ, तुमने इस लड़की को ऐसे क्यों खड़ा कर रखा है। रणविजय सर्द निगाहों से आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, ताकि ये अगली बार किसी दूसरे मर्द के लिए सिगरेट जलाना और ड्रिंक सर्व करने के बारे में सोचने से भी डरे। आयशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी दादी के पास जाने दो। रणविजय और प्रतीक तो ड्रिंक करने में बिजी थे, पर निखिल रोती गिड़गिड़ाती हुई आयशा को ही देख रहा था। निखिल रणविजय की तरफ देखकर पूछता है, रणविजय अगर मैं तुझे कुछ मांगूंगा तो मुझे देगा। रणविजय आयशा की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की को छोड़कर जो चाहे मांग ले। निखिल खुश होते हुए बोला, यार मैं चाहता हूँ तुम आयशा को उसकी दादी से एक बार मिलवा कर ले आओ प्लीज। रणविजय के लिए उसके दोस्त उसकी फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। रणविजय निखिल की इस बात को मान जाता है। तभी एक सर्वेंट आकर सिर झुकाकर रणविजय बोला, बॉस डिनर रेडी हो चुका है। रणविजय हाँ में सिर हिलाता है। निखिल रोली को इशारा करके अपने पास आने के लिए बोला है, पर रोली गर्दन हिलाकर ना कर देता है। आयशा जो अभी भी रो ही रही थी, वो रोते हुए रोली से बोली, तुम निखिल के साथ जाकर डिनर कर लो। रोली अपनी भाषा में बोला, चुप चुप, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। आयशा को पता था रोली को उसके साथ ही खाना खाने की आदत है, पर ना तो पहले ही आयशा के खाने का ठिकाना था और ना ही अब कभी खाना मिला तो कभी नहीं मिला। आयशा की जिंदगी अपने पापा के जाने के बाद ऐसे ही काट रही थी। आयशा रोली से बोली, रोली तुम जाकर खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, चलो निखिल जी के पास जाओ। रोली आयशा के बहुत समझने पर निखिल के पास चला जाता है और निखिल उसको अपनी गोद में उठा लेता है। फिर तीनों दोस्त डिनर के लिए जाने लगते हैं। तभी रणविजय को कल रात के बारे में सोचता है। आयशा ने नशे में उससे बताया था उसको बहुत भूख लगती है
और अगर उसको खाना ना मिले तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। रणविजय अपनी सोचा से बाहर आता है और आयशा के पास आकर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, मेरे अलावा किसी और मर्द के करीब जाओगी? आयशा ना में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर उसके होठों पर लाइट किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, गुड गर्ल। फिर रणविजय आयशा को डाइनिंग हॉल में लेकर आता है और अपने पास वाली चेयर पर बैठता है। निखिल तो ये देखकर खुश था, आखिर आयशा की पनिशमेंट खत्म हुई। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालकर आयशा का आंसू सना चेहरा साफ करता है और फिर से आयशा के गुलाबी होठों पर लाइट किस करता है। निखिल प्रतीक से बोला, यार ये रणविजय भी ना एक नंबर का ठरकी है। 2 पैक पीते ही लड़की पर प्यार आ गया। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तुम अपने इस खरगोश पर ध्यान दो। रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रहे बालों को बड़े प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई स्टॉप क्राइंग नाउ एंड हैव डिनर। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय को नाराज करके उसको फिर से पनिशमेंट नहीं पानी थी। सर्वेट डिनर सर्व करने लगता है। आयशा जो सुबह से भूखी थी वो टेस्टी डिनर देखकर खुश हो जाती है। रणविजय सर्वेट से कोल्ड वॉइस में बोला, चॉकलेट केक आफ्टर डिनर। सर्वेट हाँ में सिर हिलाता है। रोली जो निखिल के पास ही टेबल पर बैठकर सलाद खा रहा था, रोली आयशा को डिनर करते देख अपने मन में बोला, आशु खाना खाते हुए कितनी क्यूट लगती है। फिर रोली रणविजय को देखकर अपने मन में बोला, ये खड़ूस कुमार अगर सुधार जाए तो मेरा जीजू बन सकता है। हम डिनर करने के बाद वो सब केक खाते हैं। डिनर के बाद निखिल और प्रतीक अपने अपने घर लौट जाते हैं। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाता है तो रोली जो टेबल पर बैठा था वो जन्म मार कर आयशा की गोद में आ जाता है। रणविजय रोली का स्टंट देखकर अपनी आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में उससे बोला, मिस्टर तुम अब मेरे दोस्त निखिल अमानत है, तो अगली बार अगर ये स्टंट किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आयशा रणविजय को रोली पर गुस्सा होते देखकर कर धीमी आवाज में बोली, रोली की तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ। ये ऐसा ही शैतान है, ये जंप करने की आदत इसको बोली चाची की वजह से हुई है। रणविजय आयशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, कैसे? आयशा मासूम चेहरा बनाकर बोली, वो डोली चाची जब भी मुझे मारती थी तो रोली उसके ऊपर जंप करता था और मुझे भागकर छुपाने का मौका मिल जाता था। रणविजय गहरी सांस लेता और आयशा को रूम में लेकर आता है और आयशा को बेड पर बैठकर खुद शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। आयशा रोली को डांटते हुए बोली, रोली तुमने जंप क्यों मारी? तुम गिर जाते तो? रोली क्यूट फेस बनाकर अपनी भाषा में बोला, चू चू, मेरे भी तो पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उस खड़ूस कुमार की गोद में चढ़ गया। आयशा रोली को घूरते हुए बोली, तुम्हें फिर से भूख लगी है? अभी तो तुमने डिनर किया है। रोली आयशा को आंखें छोटी करके देखता है और अपने मन में बोला, इस लड़की को हमेशा ऐसा क्यों लगता है? मैं जब देखो खाना मांगता रहता हूँ, इसको मेरी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं? आयशा रोली के माथे पर किस करके सीरियस टोन में बोली, रोली ये रणविजय जी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। ये बेड में है तो तुम इनसे दूर ही रहना, वरना ये तुम्हारी खरगोश बिरयानी बनकर खा जाएंगे। रोली आयशा की बात सुनकर डर जाता है। आयशा रोली को डर हुआ देखकर बोली, आयशा के माथे पर किस करके बोली, मेरे रोली पोली डरो मत, मैं हूं ना, अब तुम नीनी कर लो। आयशा रोली को सुला देती है। आयशा रोली को बेड पर अपनी साइड लेटा देती है। इतने में बाथरूम का डोर खोलता है और रणविजय बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है। रणविजय जो टॉवल से अपने बाल सूखा रहा था वो आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कॉम हियर। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसके पास आती है। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मुझे गंदी जरा भी पसंद नहीं है, तो जाकर शावर लो। आयशा अच्छे बच्चे की तरह रणविजय की बात मानकर शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। चैप्टर 34 हु इज रणविजय। आयशा शावर लेकर बाथरूम पहनकर बाथरूम से बाहर आती है तो वो रणविजय को शर्टलेस बेड पर बैठकर स्मोकिंग करते हुए देखती है। रणविजय जो स्मोकिंग कर रहा था वो कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई कम चेंज योर क्लोथ्स क्विकली। आयशा रणविजय की बात सुनकर लड़खड़ाते कदमों के साथ चेंजिंग रूम में चली जाती है। रणविजय हवा में धुआं छोड़ते हुए किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कानों में आयशा की मीठी आवाज पड़ती है, मुझे स्मोकिंग के धुएं से प्रॉब्लम्स हैं। रणविजय अपनी सोच से बाहर आकर पिंक नाइट सूट पहने खड़ी आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई इस धुआं की आदत जितनी जल्दी हो सके डाल लो, क्योंकि तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है। मैं किसके लिए बदलूं? दीज आर नॉट पॉसिबल। आयशा निराश होकर बेड पर बैठ जाती है। रणविजय आयशा अपनी काली गहरी आंखों से देखे जा रहा था। रणविजय बिना पर झपकाए आयशा को ही देख रहा था। आयशा जो बैठकर कुछ सोच रही थी। जब उसको महसूस होता है
रणविजय कब से एकटक उसको ही देख रहा है, तो वो डर के मारे लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आज पूरा दिन आयशा के साथ जो रणविजय ने किया, उसकी वजह से वो बहुत डर हुई थी और अब वो रणविजय से डांट खाने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप सोना ही सही समझती है। रणविजय अब भी स्मोकिंग करते हुए आयशा को ही एकटक देख रहा था। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, रणविजय बेड से खड़ा होता है और आयशा को बेड पर सही से लेटता है और फिर उसको ब्लैंकेट ओढ़कर कर चेंजिंग रूम में चला जाता है। रणविजय ब्लैक 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। वही रोली जिसकी नींद खुली गई थी, वो रणविजय को रूम से बाहर जाते देखकर अपने मन में बोला, ये खड़ूस कुमार कहाँ गया है? अरे मुझे क्या? फिर रोली आयशा के पेट के ऊपर चढ़कर सो जाता है। वही रणविजय कार सड़क पर दौड़ रही थी। रणविजय की कार पोर्ट बंदरगाह पर आकर रुकती है। पोर्ट पर एक शिप खड़ा था और कुछ लोग उस शिप में लकड़ी के बॉक्स चढ़ रहे थे और पोर्ट पर हथियार बंद आदमी काली यूनिफॉर्म पहनकर खड़े थे। कुछ हथियार बंद आदमी शिप पर भी मौजूद थे, जो दूरबीन से आसपास के एरिया पर नजर रखे हुए थे। ड्राइवर रणविजय के लिए कार का डोर खोलता है। रणविजय कार से बाहर आकर अपना कोट ठीक करके चारों ओर देखता है। तभी वहां एक इंस्पेक्टर आता है। वो रणविजय को देखकर सल्यूट करता है। तभी पीछे से निखिल और प्रतीक भी आते हैं। प्रतीक सीरियस टोन में रणविजय से बोला, शहर के नए डीसीपी को किसी ने हमारे कंजाइनमेंट के बारे में खबर दी है। वो डीसीपी अपनी टीम को लेकर 1 घंटे में यहाँ रेड मारने आ रहा है। निखिल सीरियस फेस बनाकर बोला, अगर ये हथियारों से भरा शिप पुलिस के हाथ लग गया तो मिस्टर एक्स की नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। काम बहुत है, समय बहुत काम है। रणविजय गहरी सांस लेकर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, डीसीपी और उसकी टीम को रोकने का काम तुम्हारा है। इंस्पेक्टर रणविजय की बात सुनकर सिर झुकाकर बोला, सर जी मैंने बहुत कोशिश की पर उनके ऊपर तो नई नौकरी का जोश चढ़ा है। वो मेरे मान करने से नहीं रुकने वाले। रणविजय शमशेर की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, शमशेर जरा डीसीपी साहब के घर पर उसके परिवार का हालचाल पूछने जाओ। शमशेर तुरंत ही इंस्पेक्टर के साथ वहां से निकल जाता है। रणविजय निखिल से और सामने लोड करने के लिए आदमी मांगने को बोलता है। निखिल तुरंत ही किसी को फोन करके 50 आदमी पोर्ट पर भेजने को कहता है। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकलकर स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। कुछ 15 मिनट में 50 आदमी आते हैं और फटाफट बॉक्स शिप में लोड करने लगते हैं। वही निखिल को उनका एक खबरी लगातार अपडेट कर रहा था। डीसीपी अपनी टीम के साथ अभी कहां तक पहुंचे? वो खबरी निखिल से बोला, सर वो डीसीपी अपनी टीम के साथ पोर्ट के बिल्कुल करीब आ चुका है। निखिल अपने खबरी की बात सुनकर रणविजय को देखता है। रणविजय हवा में स्टाइल से धुआं छोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, 2 नंबर धंधे में ये सब चलता रहता है, हर बात पर टेंशन नहीं लेते। निखिल रणविजय की बात सुनकर अचानक से ही टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगड़ा सकता। तभी निखिल का फोन रिंग करता है। निखिल फोन रिसीव करता है तो फोन की दूसरी तरफ से खबर बोला, सर पुलिस पोर्ट तक आ गई थी पर अचानक ही यू टर्न मारकर वापस चली गई। निखिल अपने पास खड़े प्रतीक से बोला, प्रतीक जरा फोन पर न्यूज चैनल लगाकर देखो। प्रतीक फोन पर न्यूज चैनल लगाकर देखता है तो ब्रेकिंग न्यूज में देख रहे थे, डीसीपी के बंगले पर किसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। प्रतीक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए रणविजय को देखकर कर बोला, यार इस शमशेर ने तो कमाल कर दिया। रणविजय निखिल और प्रतीक को सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, जब हमारे बीच छुपे गद्दार को ढूंढ लो तो खुश होना। फिर रणविजय अपने सामने सारा काम करवाता है और शिप के पोर्ट से रवाना होने के बाद रणविजय निखिल और प्रतीक को सर्द निगाहों से देखकर बोला, अगर अगली बार इतने छोटे से काम के लिए मुझे बुलाया तो फिर तुम दोनों को मैं संन्यास दिलवा कर हिमालय भेज दूंगा। फिर रणविजय वहां से निकल जाता है। रणविजय अपने विला पहुंचकर चेंज करके बेड के पास आता है। रोली को आयशा के ऊपर रोते देखाकर गुस्से में दांत भींचकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये अगर निखिल का लाडल ना होता तो इसकी खरगोश बिरयानी बन देता। फिर रणविजय रोली को काउच पर सुला देता है और खुद बेड पर आयशा की बगल में लेटकर आयशा को कसकर अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। रणविजय का सोने का कोई मूड लग नहीं रहा था। वो आयशा के नाइट सूट के अंदर हाथ डालकर उसकी कमर को सहला रहा था। आयशा जो इस वक्त गहरी नींद में थी, वो रणविजय की सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। कुछ देर रणविजय आयशा कमर को सहलाता है और फिर सो जाता है। 35 आयशा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आसमान में सूरज चमक रहा था और सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर रणविजय के रूम में आ रही थी और बेड पर सो रही आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। आयशा का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। वही रोली आयशा के पेट पर चढ़ा बैठा था और फूदक फूदक कर आयशा को जाग रहा था। आयशा नींद भरी आवाज में रोली से बोली,
रोली पोली मेरे ऊपर कूदना बंद करो, पर रोली आयशा की बात नहीं सुनता और आयशा के पेट पर फूंकता रहता है। आयशा परेशान होकर जाग जाती है। आयशा बेड पर बैठकर रोली को घूरते हुए बोली, शैतान बच्चे तुम्हारी शैतानी फिर से शुरू हो गई। रोली अपनी भाषा में बोला, चू चू मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे भूख लग रही है। आयशा समझ जाती है रोली को भूख लगी है और वो आयशा से खाना मांग रहा है। आयशा रोली को हवा में उठाकर बोली, शेफ अंकल तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, तो तुम उनसे जाकर ब्रेकफास्ट मांग लो। रोली दांत दिखाने लगता है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे शैतान रोली पोली को खाना मांगने में शर्मा रही है। रोली हॉ में गर्दन हिलाता है। आयशा बेड से खड़ी होती है और रोली को लेकर किचन में पहुंच जाती है। किचन में मौजूद किचन स्टाफ आयशा को देखता कर कान फूफी करने लगते हैं। एक फीमेल शेफ दूसरी के कान में बोली, तुम्हें पता है बॉस ने कल पूरे दिन इस लड़की को घुटनों के बल कान पकड़कर बैठ कर रखा था। दूसरी शेफ पहली से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे बॉस इसको सही लेकर आए हैं। जब से ये लड़की विला में आए हैं रोज कोई नया तमाशा होता है और उस तमाशे से हमारा टाइम पास होता है। तीसरी फीमेल शेफ उन दोनों के पास आकर धीमी आवाज में बोली, अरे काल इस लड़की की कजन आई थी, वो इसको घुटनों के बल कान पकड़कर बैठे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। पहले वाली शेफ बोली, अरे इस लड़की के घर वाले इसको प्यार नहीं करते, तभी तो उन्होंने इसको बॉस को बच दिया। दूसरी फीमेल शेफ आयशा को देखकर बाकी दो से बोली, वैसे बॉस ने इस लड़की को क्यों खरीदा है। तीसरी फीमेल शेफ आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर धीमी आवाज में बोली, अरे एक लड़का खूबसूरत लड़की को क्यों खरीदा है, इलू इलू करने के लिए, बॉस इसके साथ रंगरलियां मनाएंगे। दूसरी फीमेल शेफ बाकियों से बोली, मुझे तो लगता है पहले इस लड़की ने ही बॉस को सेड्यूस किया होगा, तब बॉस ने इसको खरीदा होगा। तीसरी फीमेल शेफ बाकी दोनों से बोली, अरे इस जैसी लड़कियों का ये धंधा होता है, पहले अमीर आदियों को सेड्यूस करो और फिर उसके बस्तर पर आकर मजे करो और पैसे लूटो। इनको पैसे की और मर्द की लत होती है और उसके लिए इस जैसी लड़कियों किसी भी हद तक गिर जाती हैं। वो तीनों फीमेल शेफ आयशा के बारे में उल्टी सीधे बातें कर रही थी। एक इज्जतदार लड़की के लिए ये बातें खंजर के वार सामन थी। वही आयशा टेढ़ी निगाहों से उन तीनों को ही देख रही थी और उन तीनों की बातें आयशा ने सुन ली थी। आयशा बड़ी मुंहफट लड़की थी, जो मन में आता था मुंह पर बोल देती थी। आयशा उन तीनों से बोली, एक्सक्यूज मी, आप तो को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, तो फिर आप तीनों मुझे मेरे नाम की जगह ये लड़की बोलकर क्यों बोला रही हो। वो तीनों आयशा की बात सुनकर चुप हो जाती हैं। आयशा उन तीनों घूरते हुए बोली, आप भगवान से प्रार्थना करना जो मेरे साथ हो रहा था वो आपके साथ ना हो। वो तीनों शेफ आयशा के सामने कुछ नहीं बोलती। फिर आयशा हेड शेफ से रोली के लिए गाजर मांगती है। हेड शेफ आयशा को 2 गाजर दे देता है। आयशा रोली के लिए गाजर लेकर जा ही रही थी कि वो मोड़ उन तीनों फीमेल शेफ से बोली, आप तीनों ने वो कहावत सुनी है, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है, वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। फिर आयशा वहां से चली जाती है। वो तीनों फीमेल शेफ गुस्से से तिलमिला जाती हैं। जो उन्होंने आयशा को बोला था आयशा उसको ही वैसा बोलकर चली गई। आयशा रोली को लेकर गार्डन में आती है और फाउंटेन के पास बैठ जाती है और रोली को गाजर देकर खुद रोने लगती है। आयशा को उन तीनों की बात बहुत चुभी थी। आयशा रोते हुए रोली से बोली, रोली तुमने सुना वो मेरे बारे में क्या क्या बोल रही हैं। चाचा चाची के लालच की वजह से मैं यहाँ फंस गई और यहाँ रोज रोज मेरे साथ वो मौस्त बदतमीजी करता है और मैं खुद को प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती। रोली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब मुझे ये सब झेला नहीं जा रहा। मेरा मन मेरे पापा के पास जाने का कर रहा है। रोली जो गाजर खा रहा था आयशा की बात सुनकर वो डर जाता है और वो आयशा की गोद में बैठकर रोने लगता है। रोली अपनी भाषा में आयशा से बोला, चू चू आशु तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वही रणविजय जो अपने जिम की विंडो से आयशा को देख रहा था। रणविजय आयशा को देखते हुए अपने आप से बोला, आयशा चौहान जो दर्द तुम्हारी वजह से मुझे मिला है उसके लिए तुम्हें अभी बहुत रोना है। तुम्हारी जिंदगी में ये तो बस दुखों की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर रणविजय अपने ट्रक पैंट की पॉकेट से फोन निकल कर किसको फोन करके कोल्ड वॉइस में बोला, आयशा को मेरे रूम में भेजो। वही गार्डन में मौजूद एक बॉडीगार्ड आयशा के पास आकर सिर झुका कर बोला, मैम आपको बॉस ने अपने रूम में बुलाया है। आयशा रोली को लेकर रणविजय के रूम में पहुंचती है तो अचानक ही रणविजय आयशा को वॉल से लगकर उसके होठों पर होंठ रख किस करने लगता है। आयशा रणविजय सरप्राइज किस से शॉक्ड हो जाती हैं। 36 किस मी। रणविजय आयशा के होठों पर किस किया जा रहा था। 10 मिनट बाद रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। रणविजय आयशा के कान पर बाइट करके कोल्ड वॉइस में बोला,
बटरफ्लाई तुम आज कहीं नहीं जाओगी। आयशा अपनी सांसें संभालते हुए रणविजय को देखती है। रणविजय आयशा की आंखों में सवाल देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आज हम एक पार्टी में जाएंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, तो फटाफट रेड हो जाओ। आयशा रणविजय की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए पूछती है, आपने कहा था आप मुझे मेरी दादी से मिलवाएंगे। रणविजय आयशा का चेहरा जो लाइन से पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई जो मैंने बोला है उसके ऊपर ध्यान दो। फिर रणविजय आयशा को छोड़कर शावर लेने चला जाता है। रणविजय के जाने के बाद आयशा अपनी गोद में मौजूद रोली को देख रही थी, जो आंखें फाड़कर उसको ही देख रहा था। आयशा रोली की आंखों पर हाथ रखकर बोली, रोली तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। रोली आयशा को दांत दिखाता है। रोली आयशा की गोद से कूदकर फूदकते हुए बाथरूम में पहुंच जाते हैं। आयशा भी रोली के पीछे भागते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है। आयशा रणविजय को बाथटब में आंखें बंद करके बैठ हुआ देखती है। रोली बाथरूम से बाहर निकलकर भाग जाता है। आयशा भी दबे पांव बाथरूम से बाहर आ जाती है और बेड पर बैठकर दांत देख रहे रोली को गुस्से से घूरते हुए बोली, रोली पोली तुम इतने शैतान क्यों हो? अगर वो मॉन्स्टर हमें बाथरूम में पकड़ पकड़ी खेलते देख लेता तो हम दोनों को पनिशमेंट मिलती। आयशा फिर रूम में ही रोली के साथ पकड़ पकड़ी खेलने लगती है। 1 घंटे बाद रणविजय जब कमर पर टॉवल लेपटकर बाथरूम से बाहर आता है, तो आयशा को रोली पकड़ पकड़ी खेलते हुए रणविजय के गोल गोल घूमने लगते। आयशा इस वक्त बहुत खुश थी और खिलखिला रही थी। इस वक्त आयशा खिलखिलाते हुए बहुत प्यारी लगी रही थी। रणविजय आयशा के खूबसूरत चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी आयशा जो रोली से बचने के लिए रणविजय के पीछे खड़ी होकर खिलखिलाते हुए रणविजय से बोली, रणविजय जी प्लीज मुझे इस रोली पोली से बचाए ना। रणविजय रोली को घूर कर देखता है तो रोली डर कर रूम से बाहर भाग जाता है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, 10 मिनट में शावर लेकर आया। रणविजय की कोल्ड वॉइस सुनकर आयशा वापस हकीकत में आ जाती है। आयशा रणविजय की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, प्लीज मुझे मेरी दादी से मिलवा दीजिए ना। रणविजय आयशा की तरफ मुड़कर उसको सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मैंने जो बोला वो करो वरना। आयशा रणविजय की वरना से डर जाती है और डर कर बाथरूम में भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चौहान बंगलों में शाम की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सिद्धि जो पार्टी की अरेंजमेंट देख रही थी, उसके पास बोली आती है और वो सिद्धि से बोली, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ब्यूटी पार्लर जाओ और शाम की पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होकर आओ। आज पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। अगर उनमें से किसने तुम्हें शादी के लिए पसंद कर लिया तो हम सबकी लॉटरी लग जाएगी। सिद्धि अपनी मोम से बोली, मोम मुझे तो मिसेज अग्निहोत्री बना है। मिस्टर अग्निहोत्री इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं और हैंडसम भी हैं। वैसे आयशा तो उनके दिल बहलाने वाला खिलौना है। जब उससे दिल भर जाएगा तो उसको तो वो उठाकर फेंक देंगे। डोली सिद्धि से बोली, बेटा मिस्टर अग्निहोत्री बहुत खतरनाक और लड़कीबाज आदमी है। सिद्धि अपने बालों से खेलते हुए बोली, मोम ये सब तो अमीरों के शौक हैं, आप उसकी टेंशन मत लो। आप तो बस मेरा साथ मिसेज अग्निहोत्री बनने में मदद कीजिए। डोली अपनी बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम ब्यूटी पार्लर जाओ। सिद्धि अपनी मोम की बात मान ब्यूटी पार्लर चली जाती है। वही दादी जो कुछ दूर अपनी व्हीलचेयर पर बैठ थी, वो खुद से बोली, मैंने क्यों आयशा को यहाँ बुलाया? ना वो यहाँ आती और ना ये लालची लोग उस मासूम को बचे पाते। आयशा की जिंदगी नर्क बनने में मैं भी जिम्मेदार है। मेरी बच्ची कैसी होगी, काश मैं उससे मिल पाती। दादी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ना वो आयशा को अपने पास बोली और ना उसके साथ ये सब होता। वही दूसरी तरफ रणविजय के विला में डाइनिंग हॉल में आयशा रणविजय की गोद में बैठी थी और अपने हाथों से रणविजय को खिला रही थी। वही रणविजय के हाथ आयशा की कुर्ती के अंदर उसके पेट पर चल रहे थे। आयशा के गाल गुस्से और शर्म से लाल हो रखे थे। रणविजय आयशा के कान में डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम इतना क्यों शर्म रही हो? मैं तो लव बर्ड है ना। आयशा रणविजय की बात सुनकर आंखें छोटी करके बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे और आप मुझसे कहाँ प्यार करते हैं। रणविजय अपने हाथों ऊपर की ओर ले जाते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, कम टू द बेड देन आई विल शो यू माई वाइल्ड लव। आयशा रणविजय की बात सुनकर बुरी तरह से शर्म जाती है। रणविजय आयशा के कान पर बाइट करके बोला, इफ यू डोंट वांट मी टू ईट यू फीड मी क्विकली। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसको अपने हाथों से खिलाने लगती है। रणविजय भी बीच बीच में आयशा को अपने हाथों से खिला रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, सो लेट्स गो। आयशा रणविजय से सिर झुकाकर बोली, रणविजय जी मैं रोली को भी अपने साथ लेकर चल सकती हूँ।
ये अकेला रहेगा तो डर जाएगा और रोने लगेगा। रणविजय आयशा की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, अगर अपनी बात मनवाना चाहती हो तो मुझे किस करो। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर आयशा रोली को देखती है, जो बाहर जाने के नाम से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आयशा रोली की खातिर रणविजय की बात मान लेती है। आयशा रणविजय के होठों पर लाइट किस करती है। बटरफ्लाई डोंट जोक, किस मी। 37 डेविल बॉयज। रणविजय आयशा के गाल को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें इस खरगोश को भी साथ लेकर चलूं, तो किस मी राइट नाउ। आयशा गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है और फिर रणविजय के होठों पर अपने होंठ रख देती है। 5 मिनट बाद आयशा रणविजय से दूर होकर बोली, अब तो आप मेरे साथ रोली को आने देंगे। रणविजय आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई किस करने के लिए बस होंठ पर होंठ रखना ही काफी नहीं, उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों में रणविजय के हैंडसम फेस को देखकर बोली, मुझे तो ऐसी ही किस करनी आती है। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसको बड़ी ही अजीब नजरों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, Nowadays even small children know how to kiss. You are making a fool of me. आयशा रणविजय की बात सुनकर भोला सा फेस बनाकर बोली, मुझे किस करना अगर नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके गालों पर अपने होंठ रब करते हुए डीप वॉइस में बोला, नेवर माइंड, I'll teach you how to kiss. रणविजय आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके लोअर लिप को सक करने लगता है। रणविजय की इस एक्शन से आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आयशा रणविजय की गोद में से खड़ी होने की कोशिश करती है तो रणविजय आयशा को अपनी बाहों में जकड़ा लेता है और फिर रणविजय आयशा को पैशनेट किस करने लगता है। वही रोली जो कि डाइनिंग टेबल पर चढ़कर बैठा था, वो रणविजय को गुस्से में घूर रहा था। रोली अपनी भाषा में रणविजय से बोला, चुप चुप, मेरी आशु को छोड़ दो। आशु बस मुझे ही किसी कर सकती है। आशु बेबी मेरे पास आओ। रणविजय आयशा को किस करके रोली का खून फूंक रहा था। रोली यूं तो सिद्धि का खरगोश था, पर वो उसकी केयर नहीं करती थी और आयशा रोली की केयर और प्यार दोनों ही करती थी, इसलिए रोली आयशा का दीवाना हो गया था। अगर आयशा रोती है तो रोली भी उसके साथ रोता था। आयशा हंसती तो रोली भी उसके साथ हंसता। रोली आयशा पर अपना हक समझता था। वही रणविजय आयशा के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आयशा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो रणविजय की पीठ पर मुक्के मारने लगती है, पर रणविजय के ऊपर आयशा के नाजुक हाथों का कोई असर नहीं हो रहा था। रणविजय की किस वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। तभी वहां निखिल और प्रतीक आते हैं। निखिल रणविजय को आयशा को अपनी बाहों में जकड़ा कर किस करते देखता है और नोटी स्माइल करते हुए रणविजय से बोला, ओ भाई बस कर, लड़की के होंठों को खा जाएगा। रणविजय बड़ा ही बेशर्म आदमी था, वो आयशा को छोड़ने को तैयार ही नहीं। प्रतीक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए रणविजय से बोला, यार अब बस भी कर। प्रतीक की बात सुनकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा रणविजय के सीने पर सिर रखकर अपनी बेकाबू सांसें संभालने लगती है। निखिल और प्रतीक डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाते हैं। प्रतीक रणविजय से मुस्कुराते हुए बोला, यार आज की मीटिंग याद है ना। निखिल भी नोटी स्माइल करते हुए बोला, हाँ आज की मीटिंग में तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारी रणविजय एक्स गर्लफ्रेंड आज जब तुम्हें बहुत टाइम बाद देखेंगी तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। रणविजय आयशा की पीठ सहलाते हुए कोल्ड वॉइस बोला, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। निखिल रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, यार तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे सुबह फोन करके स्पेशली बोला है मीटिंग में मैं तुम्हें जरूर लेकर आऊं। रणविजय निखिल को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, टुडे इज माई बटरफ्लाई डे। प्रतीक रणविजय की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, यस ब्रदर, दिस इज द एज फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, ये तो पार्शियलिटी है, मुझे तो तुम जब देखो यही बोलते हो मैं लड़कियों की जगह काम कर फॉक्स करूं और रणविजय को इश्क करने के लिए बोल रहे हो। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तुम्हें अगर मौज मस्ती करने को बोला दिया तो तुम काम भूलकर बस लड़की बाज में ही रह जाओगे। वैसे तुम्हारे बाप का आज सुबह फोन आ रहा था, मैंने फोन रिसीव किया तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और तुम्हें 2-3 गाली भी दी। निखिल ठंडी आह भरते हुए बोला, मेरे डैड का काम तो बस मुझे गालियां देने का ही है, उनकी छोड़। रणविजय आयशा को लेकर खड़ा होता है और निखिल और प्रतीक से बोला, आई एम टेकिंग बटरफ्लाई फॉर शॉपिंग, यू बोथ हैव ब्रेकफास्ट एंड देन लीव फॉर ऑफिस। प्रतीक हाँ में सिर हिलाता है। आयशा रोली से बोली, रोली पोली मेरे पास आओ। रोली फूदकते हुए आयशा के पास आता है। फिर रणविजय आयशा को लेकर निकल जाता है। निखिल मुस्कुराते हुए प्रतीक से बोला, तुम देख रहे हो रणविजय आयशा की कितनी केयर कर रहा है। मुझे लगता है आयशा शायद हमारी भाभी बना सकती है।
प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तुम दिन में सपने मत देखो और ब्रेकफास्ट करो। वहीं दूसरी तरफ कार में रणविजय अपने लैपटॉप में बिजी था। आयशा रोली के साथ खेल रही थी। आयशा रोली से बोली, रोली पोली को आज मैं उसका फेवरेट टॉय दिलवाऊंगी। रोली आयशा की बात सुनकर खुश हो जाता है। रणविजय टेढ़ी निगाहों से आयशा को देख रहा था। आयशा अपनी मस्ती में रोली के साथ बातें कर रही थी। रणविजय आयशा को टेढ़ी निगाहों से देखकर अपने मन में बोला, ये देखने में कितनी मासूम है, पर उसकी इस मासूम चेहरा के पीछे कुछ और ही छुपा है। रणविजय से आयशा की खुशी देखी नहीं जाती और वो लैपटॉप साइड रखकर एक बार फिर से आयशा के होठों पर टूट पड़ता है। आयशा को तो कुछ समझ ही नहीं आया। रणविजय आयशा के फ्रेंच किस करने की कोशिश करने लगता है। वही रोली गुस्से में रणविजय पर अपनी भाषा में चू चू करके चिल्ला रहा था, पर रणविजय तो बस आयशा के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। रणविजय आयशा की कमर पर पिच कर लेता है और आयशा का माउथ ओपन हो जाता है। फिर रणविजय अपनी टंग आयशा के माउथ के अंदर एंटर करके उसको फ्रेंच किस करने लगता है। आयशा को इस बार रोना आ गया था। रणविजय जब चाहे उसके करीब आ जाता है। ये चीज आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही दूसरी सुहानी, जो कि एक बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी, वही सुहानी की नजरों के सामने अपने छोटे भाई का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। सुहानी की आंखें भी नम थी। तभी सुहानी के पास एक कार आकर रुकती है। सुहानी उस कार को हैरानी से देखा रही थी। तभी कार की विंडो नीचे होती है। सुहानी कार में बैठ इंसान को देखकर गुस्से में दांत भींचकर बोली, तुम। कार में बैठा इंसान सुहानी से टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मिस कुमार, मैंने सुना है तुम नौकरी की तलाश में हो। सुहानी गुस्से में कार में बैठे इंसान से बोली, मिस्टर प्रतीक, अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। सुहानी के बदतमीजी से बात करने पर प्रतीक की माथे की नसें तन जाती हैं। प्रतीक कार से उतरता है और सुहानी का हाथ उसकी पीठ से लगकर गुस्से में बोला, तुम अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम खुद को आईने में देखने भी डरोगी। सुहानी, जो निडर टाइप की लड़की थी, वो प्रतीक की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। प्रतीक सुहानी को अचानक हंसते देख कंफ्यूज हो जाता है। सुहानी हंसते हुए बोली, तुम और तुम्हारे वो दोनों दोस्त औरतों को डर कर खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हो। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूं, तो अब मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर आसपास मौजूद लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। और मैंने सुना है पब्लिक बहुत बुरा मारती है। प्रतीक, जो शॉर्ट टेम्पर था, वो सुहानी की बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सुहानी को अपनी कार से सट कर गुस्से में दांत भींचकर बोला, मैं भी देखता हूँ इस भीड़ में से कौन आकर तुम्हें मुझसे बचाता है। प्रतीक सुहानी की गर्दन पर बाइट करने लगता है। सुहानी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आसपास मौजूद लोगों सुहानी की आवाज सुनकर जैसे ही अपने कदम सुहानी की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रतीक के बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पब्लिक हथियार बंद हटे कट्टे आदमियों को देखकर उल्टे पैर लौट जाती है। सुहानी पब्लिक से मदद ना मिलते देखकर प्रतीक को खुद से दूर धकेलने लगती है, पर हट्टा कट्टा प्रतीक को सुहानी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो प्रतीक के पैरों के बीच में किक मारती है और प्रतीक अचानक ही दर्द से तड़प उठाता है और सुहानी वहां से भाग जाती है। प्रतीक, जो दर्द में खड़ा था, वो सुहानी को भागते हुए देखकर दर्द भरी आवाज में बोला, 38 आई एम फीलिंग वीक। रणविजय आयशा को मुंबई के सबसे बड़े मॉल में लेकर पहुंचता है। जब मॉल के मालिक को पता चला रणविजय अग्निहोत्री अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, तो खुद मॉल का मालिक रणविजय को अटेंड करने आया था। मॉल का मालिक अपने स्टाफ के साथ मॉल के गेट पर फूलों का बुके लेकर खड़ा था। रणविजय आयशा की कमर में हाथ डालकर जैसे ही आता है, तो मॉल का मालिक और स्टाफ सिर झुकाकर रणविजय और आयशा को ग्रीट करते हैं। मॉल का मालिक रणविजय और आयशा को बुके देकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर, आपका और मैम का हमारे मॉल में स्वागत है। रणविजय मॉल के मालिक से कोल्ड वॉइस में बोला, टेक अस टू द लेडीज सेक्शन। मॉल मालिक हाँ में सिर हिलाता है और वो रणविजय और आयशा को लेडीज सेक्शन की ओर लेकर जाता है। आयशा रणविजय की मनमानी की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी। रोली मॉल में आकर बहुत खुश था। मॉल का मालिक रणविजय और आयशा को लेडीज सेक्शन में लेकर आता है। रणविजय आयशा को लेकर काउच पर बैठ जाता है और फिर सर्व्स गर्ल सिर झुकाकर रणविजय से पूछती है, सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस शुड आई शो यू फॉर योर गर्लफ्रेंड। रणविजय आयशा को देखकर सर्व्स गर्ल से बोला, ब्लैक गाउन। फिर सर्व्स गर्ल वहां से चली जाती है। तभी सर्व्स बॉय रणविजय और आयशा के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आता है और उन्हें सर्व करता है। आयशा ब्लैक कॉफी देकर मान कर देती है। मॉल का मालिक सर्व्स बॉय से आयशा के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाने को बोलता है। आयशा वो भी मान कर देती है। रणविजय को पता था आयशा इस वक्त उसकी मनमानी से सेड हो गई है। रणविजय आयशा को और इरिटेट करने के लिए उसके गाल पर किस करके डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, व्हाई आर यू सो अपसेट।
आयशा धीमी सी आवाज में बोली, आई एम फीलिंग वीक। रणविजय आयशा के कान में सेक्सुअल वॉइस में बोला, यू विल डेफिनेटली फील वीक बिकॉज आई हैव सक्ड आउट ऑल योर एनर्जी। रणविजय की बात सुनकर आयशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वही वहां मौजूद सभी लोगों आयशा को ब्रश करता हुआ देखता है। रणविजय आयशा की चिन पकड़कर अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई इफ यू ब्लश लाइक दिस आई माइट लूज कंट्रोल। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि ये आदमी किसी बात बोल रहा है। वही रोली आयशा की गोद में फूदकते रहा था। आयशा रोली की असाइनमेंट देखकर धीमी आवाज में रणविजय से बोली, क्या आप रोली को कुछ टॉय दिलवा सकते हैं? रणविजय आयशा के नोज पर किस करके यस बोलता है। आयशा एक सर्ल्स गर्ल को अपने पास बुलाती है और फिर रोली को उस सर्ल्स गर्ल को सौंप कर बोली, आप मेरे रोली को एक बॉल और टॉय कार जिसके अंदर अंदर बैग छू सकूं, और हाँ इसको मिकी माउस का बेयर बहुत पसंद है, तो आप इसको ये तीनों चीजों की शॉपिंग करवा दीजिए। सर्ल्स रोली को लेकर चली जाती हैं। वही दूसरी सर्ल्स गर्ल आयशा के लिए गाउन लेकर आती हैं और बारीक बारी से वो सभी गाउन आयशा को दिखती हैं, पर आयशा को उनमें से कोई भी गाउन पसंद नहीं आते। रणविजय मॉल के मालिक को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, इफ माई गर्लफ्रेंड डजंट लाइक समथिंग देन नो वन कैन स्टॉप योर मॉल फ्रॉम क्लोजिंग डाउन। रणविजय की बात सुनकर मॉल का मालिक घबरा जाता है और वहां मौजूद सर्ल्स गर्ल पर भड़कते हुए बोला, तुम मैम को ये सब क्या दिखा रही हो? लेटेस्ट फैशन दिखाओ। फिर वो सभी सर्ल्स गर्ल जाती हैं और लेटेस्ट डिजाइन के गाउन दिखती हैं। आयशा रणविजय से बोली, रणविजय जी मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके के गाल पर किस करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? आयशा धीमी आवाज में बोली, रेड और रॉयल ब्लू। रणविजय सर्ल्स गर्ल से रेड और रॉयल ब्लू गाउन देखने के लिए बोलता है। सर्ल्स गर्ल आयशा को रेड और रॉयल ब्लू कलर के गाउन दिखती हैं, तो आयशा को एक रॉयल ब्लू कलर का गाउन पसंद आता है। आयशा रणविजय से बोली, मुझे ये गाउन पसंद है। मॉल का मालिक रणविजय से बोला, सर मैम की पसंद तो बहुत हाई फाई है, ये हमारे मॉल का सबसे बेस्ट पीस है। रणविजय उस गाउन को देखकर आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई नाइस चॉइस। एक सर्ल्स गर्ल आयशा से बोली, मैम आप गाउन को एक बार ट्राई कर लीजिए। आयशा में सिर हिलाती है। फिर सर्ल्स गर्ल आयशा को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। आयशा गाउन लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। आयशा इससे पहले डोर लॉक करती, तभी रणविजय चेंजिंग रूम में आ जाता है। आयशा रणविजय को चेंजिंग रूम में देखकर घबरा जाती है। रणविजय आयशा को घबराया हुआ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई यू वर वेटिंग फॉर समवन एल्स इंस्टेड ऑफ मी। आयशा ना में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा से गाउन लेकर हुक में टंगा देते हैं और फिर आयशा को पकड़कर वॉल से लग देता है। आयशा कांपते हुए रणविजय से बोली, प्लीज डू नॉट टच मी। रणविजय आयशा की गर्दन पर किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आज तक किसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे किसी चीज के लिए ना कहें, और तुम मुझे ना बोल रही हो। आयशा रौंदू आवाज में बोली, मुझे बाकी सब का नहीं पता, मगर मुझे आपके करीब आने से प्रॉब्लम है। मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं नहीं चाहती आप मेरे करीब आओ, फिर आप क्यों जबरदस्ती मेरे करीब आते हो? रणविजय आयशा का चेहरा जो लाइन से पकड़कर गुस्से में बोला, आई थॉट आई वुड टेक यू टू योर ग्रैंडमदर, बट सीइंग योर एटीट्यूड आई फील दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन ऑन माय पार्ट। आयशा दादी से मिलने वाली बात सुनकर खुद ही आगे से रणविजय को किस करने की कोशिश करने लगती है, पर रणविजय आयशा को खुद से दूर करके चेंजिंग रूम से बाहर जाने लगता है। तभी आयशा रणविजय को पीछे से हक करके रोते हुए बोली, सॉरी, मैं कभी आपको अपने करीब आने से रोकूंगी नहीं, प्लीज मुझे दादी से मिल दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रणविजय आयशा को खुद से दूर करके चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है। 44 सेड्यूस मी। आयशा रणविजय के पीछे बाहर आती है। शमशेर आयशा के पास आकर कड़क आवाज में बोला, मैम घर चलिए। आयशा शमशेर से धीमी आवाज पूछती है, रणविजय जी कहाँ हैं? शमशेर कड़क आवाज में बोला, बॉस ऑफिस चले गए, आप मेरे साथ घर चलिए। आयशा एक दूसरे बॉडीगार्ड से रोली को लेकर आने के लिए बोलती है। बॉडीगार्ड रोली को लेने के लिए चला जाता है। रोली के आने के बाद शमशेर आयशा को लेकर मॉल से निकल जाता है। आयशा रणविजय के ऐसे गुस्सा होकर चले जाने से बहुत डर गई थी, उसकी तो हालत डर से खराब हो रही थी। वही दूसरी तरफ रणविजय गुस्से में ऑफिस पहुंचता है। रणविजय की मिजाज देखकर पूरा ऑफिस डर चुका था। ये रणविजय, निखिल और प्रतीक की कंपनी थी। इस कंपनी को तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। ये तीनों दोस्तों के फैमिली बिजनेस से अलग बिजनेस था। रणविजय अपने कैबिन में बैठा था। पीए सिर झुकाकर रणविजय के सामने खड़े थे। रणविजय जो इस वक्त गुस्से में था, वो एक फाइल रेडी कर रहा था। अचानक ही रणविजय के हाथों में जो फाइल थी, वो हवा में उड़ते हुए उसके पीए के मुंह पर लगती है। पीए फाइल मुंह पर लगने के बाद भी अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है।
रणविजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, What kind of joke is this? There are so many mistakes in this file. Whoever has prepared this file should be fired from the job immediately. पीए घबराते हुए बोला, बॉस ये फाइल मैंने रेडी है, प्लीज एक चेंज दे दीजिए। रणविजय अपने पीए को ऊपर से नीचे तक देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी कंपनी में लापरवाह लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुम ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहते तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। पीए रणविजय की धमकी सुनकर चुपचाप कैबिन से चला जाता है। रणविजय को बार बार आयशा की बात याद आ रही थी और रणविजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आज तक रणविजय को किसी लड़की ने अपने करीब आने से मना नहीं किया था, उल्टा लड़कियां खुद से रणविजय के करीब आती थी। आयशा इकलौती लड़की है जो रणविजय से दूर भागती थी और ये बात रणविजय के ईगो को हर्ट करती थी। रणविजय अपने कैबिन में मौजूद प्राइवेट रूम में चला जाता है। रणविजय का प्राइवेट रूम आलीशान था और उसके अंदर एक मिनी बार भी था। रणविजय मिनी बार से एक रेड वाइन की बोतल लेता है और गुस्से में बोतल से ही वाइन पीने लगता है। वही रणविजय के कैबिन का डोर खुलता है और आयशा रणविजय के कैबिन में आती है और रणविजय के आलीशान कैबिन को देखकर आयशा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आयशा रणविजय को कैबिन में न पाकर उसको पुकारती है, रणविजय जी। तभी आयशा को रणविजय के प्राइवेट का डोर खुला दिखती है और आयशा सीधे रणविजय के प्राइवेट रूम में घुस जाती है और रणविजय को विंडो के पास खड़े होकर ड्रिंक करते हुए देखती है। आयशा हिम्मत करके रणविजय से बोली, रणविजय जी मुझे आपसे बात करनी है। रणविजय जो गुस्से से उबल रहा था वो आयशा की आवाज सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, अगर मेरे गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। आयशा रणविजय के गुस्से को इग्नोर करके उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर मासूमियत के साथ बोली, मैं आपकी बात हर बात मानूंगी, प्लीज बस एक बार मुझे मेरी दादी से मिलवा दीजिए। रणविजय आयशा का हाथ झटक कर गुस्से में बोला, गेट आउट। आयशा रणविजय के गुस्से को देखकर रोने लगती है। आयशा रोते हुए बोली, रणविजय जी मैं आपकी बात मानूंगी, प्लीज मुझे मेरी दादी से मिलवा दीजिए। रणविजय आयशा की तरफ मुड़कर उसको अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तो मैं जो बोलूंगा वो तुम मानोगी। आयशा रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, देन सेड्यूस मी। रणविजय की बात सुनकर आयशा मासूमियत के साथ बोली, मुझे सेड्यूस करना नहीं आता। रणविजय आयशा की बात सुनकर गुस्से में बोला, अगर तुम्हें अपनी दादी से मिलना है तो सेड्यूस भी। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। रणविजय जाकर काउच पर बैठ जाता है। आयशा कुछ देर सोचती है वो कैसे रणविजय को सेड्यूस करें। रणविजय आयशा को अपनी सोच में देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। आयशा गहरी सांस लेती है और फिर रणविजय के पास आती है और उसकी गोद में बैठकर मनमोहक स्माइल करते हुए बोली, बेबी अपने शराब का नश तो कर लिया है, अब मेरा नश करने की बारी है। आयशा रणविजय के गाल पर किस करती है और उसके बाद रणविजय की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलकर सुन उसकी मस्कुलर चेस्ट पर बाइट करके बोली, बेबी क्या आप मेरे हाथों से ड्रिंक करना पसंद करोगे। रणविजय आयशा को एकटक अपनी सर्द निगाहों से देख रहा था। आयशा रणविजय की गोद में से खड़ी होकर बार काउंटर पर जाकर उसके लिए ड्रिंक बनाकर लेकर आती है और रणविजय को अपने हाथों से पीने लगती है। रणविजय आयशा को खुद से दूर धकेलकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुमने अपनी इन अदाओं से और कितने मर्द को सेड्यूस किया है। आयशा रणविजय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आयशा रणविजय से धीमी आवाज में बोली, आप ये कैसी बात बोल रहे हैं, मैं ये सब आज पहली बार बस आपके कहने पर कर रही हूँ। रणविजय काउच से खड़ा होता है और आयशा के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम मेरी इतनी ही बात मान रही हो तो मुझे तुम्हारे साथ बेड एक्सरसाइज करनी है। रणविजय की बात सुनकर आयशा उसको अपनी नम आंखों से देखने लगती है। जब आयशा रणविजय के सवाल का कोई जवाब नहीं देती तो रणविजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आयशा को बेड पर धक्का देता है। आयशा गोल गोल घूमते हुए बेड पर गिर जाती है। रणविजय अपनी बेल्ट को रिमूव करके अपने हाथ में लेफ्ट कर गुस्से में आयशा से बोला, मैंने तुम्हें 50 करोड़ रुपए खर्च करके खरीद अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए और तुम वही करने से मान कर देती हो। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। रणविजय जैसे ही नशे की हालत में आयशा के ऊपर बेल्ट उठाता है वैसे ही वो बेल्ट कोई पकड़ लेता है और ये और कोई नहीं निखिल ही था। निखिल रणविजय से मिलने उसके कैबिन में आया था पर प्राइवेट रूम से आ रही आवाजों को सुनकर वो रणविजय के प्राइवेट रूम में आ गया। निखिल रणविजय पर गुस्सा करते हुए बोला, यार ये क्या तरीका है एक मासूम लड़की के साथ बिहेव करने का, तुम ऐसे जानवर तो नहीं थे। रणविजय गुस्से में निखिल की कॉलर पकड़ कर बोला, इस लड़की की तरफदारी लेने का तुझे बहुत शौक चढ़ा है ना।
तो फिर इसके हिस्से की मार तुम खाओगे। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तो ठीक है। निखिल रणविजय की बात छोड़ देता है। रणविजय निखिल को आयशा के लिए मार खाने के लिए तैयार होते देखकर गुस्से में बैग फेंक कर वहां से चला जाता है। निखिल बेड पर पड़ी डर से कांप रही आयशा को देखता है। आयशा की आंखों में रणविजय के नाम का घर सफा दिख रहा था। निखिल को आयशा से बहुत हमदर्दी थी। निखिल को जब से पता चला था आयशा के माँ बाप नहीं है और उसके चाचा चाची ने उसको पैसों के लिए बेच दिया है, तब से निखिल को आयशा से हमदर्दी हो गई थी। आयशा डर से कांपते हुए अपने पापा को बुला रही थी। निखिल अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, मुझे नहीं पता रणविजय को आयशा से किस बात का बदला ले रहा है, पर मैं अपने दोस्त को एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं आयशा को रणविजय की कैद से आजाद करवा कर रहूंगा। जब 40 रणविजय की कैद से आजाद आयशा। आसमान में सूरज चमक रहा था। रणविजय जब रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आता है तो हेड सर्वेंट रणविजय को कॉफी सर्व करते हुए बोली, बॉस आयशा मैम अपने खरगोश को लेकर जॉब ढूंढने गई हैं। उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला था। रणविजय गहरी सांस लेकर अपने मन में बोला, तुम चाहे जितनी जॉब ढूंढ लो, पर फिर भी तुम मुझे 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ आयशा रोड के किनारे बैठकर रो रही थी। अब आयशा के पास बस 15 दिन बचे थे और उसको पता था उसको कोई बिना डॉक्यूमेंट के जॉब नहीं देगा, और अगर जॉब मिल भी गई तो सैलरी तो 1 महीने बाद ही मिलेगी और उसको सैलरी में 100 करोड़ तो फिर भी नहीं मिलने वाली। आयशा रोते हुए रोली से बोली, रोली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? रोली भी आयशा के साथ रो रहा था। आयशा रोली को देखते हुए बोली, अगर रणविजय जी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं मार जाऊंगी। रोली आयशा की बात सुनकर डर जाता है और जोर से रोने लगता है, क्योंकि आयशा के अलावा रोली को भी कोई प्यार नहीं करता था। दोनों रो ही रहे थे, तभी एक कार आकर आयशा के सामने रुकती है। कार की विंडो नीचे होती है और एक आदमी आयशा को कार में बैठने के लिए बोलता है। आयशा भी कार में बैठ जाती है। वही दोपहर का वक्त था। रणविजय और प्रतीक एक लंच मीटिंग अटेंड करके ऑफिस वापस लौटे थे। दोनों इस वक्त रणविजय के कैबिन में बैठकर ब्लैक कॉफी पी रहे थे। प्रतीक जो काउच पर बैठा था वो अपने सामने बैठे रणविजय से बोला, यार तुम तो कल उस आयशा को लेकर उसकी अंकल आंटी चाचा चाची की एनिवर्सरी पार्टी में जाने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आधी रात तक बार में ड्रिंक करते रहे? रणविजय प्रतीक की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम बिजनेस पर ध्यान दो, और ये निखिल सुबह से कहाँ है? प्रतीक कॉफी का सीप लेते हुए बोला, कोई खूबसूरत लड़की मिल गई होगी, उसके साथ ही फ्लर्टिंग कर रहा होगा। रणविजय प्रतीक की बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला, दिस बॉय एंड हिज ड्रामा। रणविजय और प्रतीक हल्का सा मुस्कुराते हैं। तभी कोई रणविजय के कैबिन के डोर पर नॉक करता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। तभी डोर खुलता है और आयशा एक बड़ा सा सूटकेस लेकर रणविजय के कैबिन में आती है। रणविजय आयशा को अपने कैबिन में देखता है और फिर कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई व्हाट आर यू डूइंग हियर? आयशा वो सूटकेस खींचते हुए कैबिन में अंदर आती है और हिम्मत के साथ बोली, रणविजय जी आपने मुझे एक वादा किया था, अगर मैं आपको 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए दे दूं तो आप मुझे अपनी कैद से आजाद कर देंगे। रणविजय काउच से खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, यस। आयशा वो सूटकेस लेकर रणविजय के पास आती है और वो सूटकेस रणविजय की तरफ करके बोली, रणविजय जी इस सूटकेस में आपके 100 करोड़ रुपए हैं। आयशा की बात सुनकर रणविजय की बो तन जाती है। प्रतीक अपनी जगह से उठाता है और सूटकेस खोलकर देखता है तो वो पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ है और रणविजय सूटकेस में रखे पैसों को देखकर कोल्ड वॉइस में आयशा से पूछता है, ये पैसे कहाँ से आए? आयशा रणविजय की बात सुनकर हिम्मत के साथ बोली, आपको आपके पैसों से मतलब होना चाहिए, न कि ये पैसे कहाँ से आए। रणविजय आयशा का दो टूक जवाब पाकर गुस्से से लाल हो जाता है। आयशा अपने बाल अपने कान के पीछे करके बोली, आज से मैं आपकी कैद से आजाद हुई। आयशा वहां से निकल जाती है। प्रतीक आयशा को जानते हुए देखकर बोला, यार ये लड़की जा रही है, इसको तुम रोकते क्यों नहीं? रणविजय प्रतीक की बात सुनकर भी चुप रहता है। वही आयशा खुश से चलते हुए रणविजय के ऑफिस बाहर आती है और बाहर खड़े शख्स से मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच। वो शख्स रोली को आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कल ऑफिस टाइम पर आना। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। वो शख्स आयशा से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। वही रणविजय अपने कैबिन में वैसे ही खड़ा था और उन पैसों को घूर रहा था। प्रतीक हैरानी के साथ रणविजय से बोला, यार इस लड़की के पास इतने सारे पैसे अचानक कहाँ से आए? रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकलता है और किसको फोन करके कोल्ड वॉइस में बोला, पता करो आयशा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर रणविजय फोन डिस्कनेक्ट कर देता है।
प्रतीक अपने माथे पर हाथ रखकर बोला, यार ये लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। रणविजय उन पैसों को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे अगर उस आयशा के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। मैं आयशा की वर्जिनिटी को अपने ही नाम करके रहूंगा, वो मेरे एक जाल से बची है। प्रतीक रणविजय की बात सुनकर बोला, यार इस बार बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। रणविजय अपनी गर्दन टेढ़ी करके कोल्ड वॉइस में बोला, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ, और एक खलनायक बस बर्बाद करना ही जानता है, और मैं आयशा चौहान को तो मैं तबाह करके ही रहूंगा। उससे क्या लगता है वो आजाद हो गई है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आयशा के करीब जाने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। प्रतीक अचानक ही रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, यार रणविजय तुम तो धमका करके उस आयशा के चितले करने को तैयार हो, अब मजा आएगा। वही दूसरी तरफ चौहान बंगलों में एक शख्स जिसने आयशा की मदद की थी, वो महेश और डोली को धमकाते हुए बोला, अगर अगली बार तुम लोगों ने आयशा को बेचा या फिर आयशा को परेशान किया तो तुम लोगों की खैर नहीं। वो शख्स वहां से निकल जाता है। महेश और डोली आयशा को गुस्से से घूरते हैं। तभी दादी उन दोनों से बोली, खबरदार अगर अब मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की। ये बहुत मुश्किल से बचकर घर वापस लौटी है। दादी आयशा को अपने साथ ले जाती है। डोली महेश से बोली, महेश तुम भूत बनकर क्या खड़े हो, मिस्टर अग्निहोत्री को फोन करके बताओ ये आयशा यहाँ आए हैं।